बात करते हैं रीट के ऊपर L1 L2। तो आपकी जो भी स्ट्रेटजी हो उसमें क्या क्या चीजें होनी चाहिए मैं आपको एक मोटे मोटे तौर पे समझा देता हूं। सबसे पहली चीज, जितने भी विद्यार्थी हैं उनको एक चीज जो सबसे ज्यादा ध्यान रखनी है वो ये, तो परीक्षा तक हम ये श्योर कर लें कि हमारा पाठ्यक्रम 4 से 5 बार हो जाए। पूरा पाठ्यक्रम, पूरे पाठ्यक्रम का मतलब ये होता है कि पाठ्यक्रम का कोई भी बिंदु आप छोड़े नहीं। ऐसा ना हो कि एक पाठ आया नहीं और उसको छोड़ दिया कि ये बाद में कर लेंगे, ये भी बाद में कर लेंगे, ये टॉपिक ये भी बाद में कर लेंगे, ये भी बाद में कर लेंगे, और बाद में करते करते हालत ये हो जाती है कि 30 से 40% सिलेबस हम छोड़ देते हैं बाद में करने के लिए। इस बाद की कोई समय अवधि नहीं है। फिर क्या होता है, जैसे जैसे एग्जाम नजदीक आता है वो जो छोड़ा है आपने बाद वाला वो छूट जाता है। और यकीन मानिए मेरा एक्सपीरियंस है ये कि एग्जाम के दिन तक वो बाद वाला पूरा नहीं होता है। फिर क्या होता है कि लास्ट में रिवीजन का समय आता है और आप कहते हो अब वो बाद वाला वो कर लेते हैं, वो नहीं होगा फिर, और आप ऐसे उलझ जाओगे कि वापस निकल नहीं पाओगे। तो कृपया करके ऐसे बाद पे ना छोड़े, टॉपिक को क्लियर करते हुए आगे बढ़े, क्योंकि अभी वही समय है, वो जो बाद में आप तय करते हो ना वो अभी समय है कि आप उसको अच्छे से पूरा कर दो। अभी समय है, पूरा कर सकते हो। अगर आप अभी नहीं करोगे तो फिर वो कभी नहीं होगा। वो बाद के चक्कर में हालत ये होगी कि आप 60% सिलेबस ही कर पाओगे, अपना पूरा सिलेबस नहीं कर पाओगे। तो 4 से 5% आपको उस पाठ्यक्रम रिपीट करना है, रिवीजन करना है बढ़िया तरीके से, और ध्यान रखना है कि पूरा पाठ्यक्रम करना है। दूसरी सबसे महत्वपूर्ण चीज कि शिक्षण विधियां और मनोविज्ञान, इस भाग के ऊपर बेहतरीन कमांड स्थापित करनी है। क्योंकि अगर मैं L1 की बात करूं तो करीबन ये 90 अंकों का होता है, और अगर L2 की भी मैं बात करूं तो भी ये 60-65 अंकों का हो जाता है, 60-65 का हो जाता है। तो इसका बहुत बड़ा रोल है हमारे सफलता में। इसका मतलब ये भी नहीं है कि आप अपने विषय छोड़ दो, विषय का भी बहुत बड़ा रोल है। L2 की जहां तक बात है तो L2 में विषय का भी बहुत बड़ा रोल है। 50 अंकों का विषय आता है, 50 अंकों का विषय L2 में आता है। और भाषाएं, इसका बहुत बड़ा योगदान है। 30 अंक की भाषा आती है, 2 भाषाएं आती है। अगर शिक्षण विधियों को निकाल दे 30 अंकों की भाषाओं की शिक्षण विधियां, तो ग्रामर आती है दोनों भाषाओं की 15-15 अंकों की, 30 अंकों की ऑलमोस्ट आ जाती है। तो अब आप देखिए इन तीनों का समान योगदान है, शिक्षण विधियां, मनोविज्ञान, अपने विषय और भाषाएं। तो हमें यह सुनिश्चित करना है कि हर दिन इन तीनों को टच करते हुए चले। ऐसा ना हो कि आप डेली शिक्षण विधियां पढ़ना बैठ जाए, ये सारी चीजें छूट जाए। ऐसा भी ना हो कि आप केवल विषय पढ़ो, ये सब छूट जाए। ऐसा भी ना हो केवल भाषा पढ़े, ये सब छूट जाए। ऐसा नहीं करना। आपकी स्ट्रेटजी ऐसी होनी चाहिए कि इन तीनों भागों को आप साथ लेके हुए चलो और 4 से 5 बार कोर्स पूरा कर दो, तब मजा आएगा। अब कैसे किया जा सकता है ये? सबसे पहली बात, आप जो हमेशा प्रातःकालीन सत्र होता है, ये सबसे बेहतरीन सत्र होता है। मस्तिष्क बहुत अच्छे से काम करता है, मन ताजा होता है, बिल्कुल पॉजिटिविटी के साथ हम काम करते हैं। क्योंकि सुबह सुबह हम किसी व्यक्ति से मिले हुए नहीं होते हैं, नींद से उठे हुए होते हैं, तो हमारा मन मस्तिष्क बहुत ही प्रॉपर तरीके से काम करता है। तो सुबह सुबह हम बहुत सकारात्मक भी होते हैं, तरोताजा भी होते हैं। तो इस समय ऐसा विषय लेना चाहिए सुबह सुबह कि वो महत्वपूर्ण भी हो और थोड़ा सा कठिन भी हो। तो मैं हमेशा से मान के चल रहा हूं कि प्रातःकालीन सेशन में आप चाहे L1 के हो चाहे आप L2 के हो, आपको हर दिन कम से कम सुबह 3 से 4 घंटे तक ये साइकोलॉजी और शिक्षण विधियां डेली पढ़नी चाहिए। चाहे 2 घंटे आप शिक्षण विधियां पढ़ लो, चाहे 2 घंटे आप साइकोलॉजी पढ़ लो, ये आपके ऊपर डिपेंड है। अब करना क्या है इसमें, शिक्षण विधियां जैसे ले ली, शिक्षण विधियों में जैसे आप L2 साइंस के स्टूडेंट हैं तो साइंस की शिक्षण विधियां आप शुरू करो आराम से। जो 11वीं और 12वीं यूनिट है उसको पूरा करो। जैसे पूरा करने में आपको 15 दिन लग गए, कर ली आराम से 15 दिन। जैसे साइकोलॉजी साइंस की शिक्षण विधियां पूरी हो गई, तब आप अपने लैंग्वेज की शिक्षण विधियां शुरू कर दो। जैसे एक लैंग्वेज की हो गई, फिर दूसरी लैंग्वेज की शुरू कर दो। फिर जैसे दूसरी लैंग्वेज की भी पूरी हुई, फिर आप वापस अपने साइंस की शिक्षण विधियां स्टार्ट कर दो। ऐसे रोटेशन में उसको टिल एग्जाम तक चलाते रहो। इससे क्या होगा, इससे शिक्षण विधियां बहुत अच्छी हो जाएगी, आपकी उसके ऊपर कमांड स्थापित हो जाएगी। अब देखिए, इसके साथ साथ जहां तक मनोविज्ञान की बात है, जो भी कोई एक किताब ले लो आप, अच्छे से कोई भी किताब ले लो, चाहे आप जो भी आपको बढ़िया किताब लगती है। आपके पास, सभी के पास किताबें हैं, मुझे बताने की आवश्यकता नहीं है कि कौन सी किताब पढ़नी चाहिए, कौन सी नहीं पढ़नी चाहिए। किसी ने धीर सिंह जी की किताब पढ़ी है, किसी ने एक मंगल पढ़ा है, किसी ने वंदना जादून पढ़ी है, किसी ने फर्स्ट रैंक पढ़ी होगी। हर व्यक्ति ने अपने अपने हिसाब से किताब ली है। मैं ये मानता हूँ कोई भी किताब खराब नहीं होती, उसको हम पढ़ते कहते कैसे ये उस बात पे निर्भर करेगा। तो 2 घंटे आप डेली शिक्षण विधियां और 2 घंटे आप मनोविज्ञान, 3 से 4 घंटे नियमित रूप से आप इसको दीजिए। आप देखना आपकी पकड़ इस
विषय पर बहुत मजबूत होगी। इनको पढ़ना कैसे है, इसको पढ़ने में एक चीज़ हमेशा ध्यान रखना, इसको पढ़ने में मैं आपको बता देता हूँ कि जब भी आप शिक्षण विज्ञान और मनोविज्ञान पढ़ते हो तो आपको क्या करना है, फैक्ट फिगर की बजाय टॉपिक को एज्यूम करना है, अपने ऊपर लेना है, अपने ऊपर सोचना। जब मनोविज्ञान पढ़ते हो, अधिगम पढ़ते हो या बाल विकास पढ़ते हो, आप अपने ऊपर लेके उसको सोचिए। जितना ज़्यादा सोचोगे ना उतना ज़्यादा वो कंसेप्ट आपके दिमाग में डेवलप होता जाएगा। और ऐसे कैसे आप शिक्षण विधियों में सोचिए, जितना ज़्यादा आप सोचोगे इसको, और जब टॉपिक आप पूरा सोच के तैयार कर लेते हो उसके बाद उसके फैक्ट फिगर देखिए। तो बाकी 2-3 दोस्त अगर होते हो तो साथ में उसके ऊपर डिस्कस कीजिए। तो जितना ज़्यादा डिस्कस करोगे, जितना ज़्यादा इसके ऊपर सोचोगे, उतना ही ज़्यादा ये पोर्शन आपका तैयार होता जाएगा। अगर आप गूंगी पढ़ाई होती है ना, मन ही मन ऐसे करते जाओगे तो फिर ये चीज़ें तैयार नहीं होगी। तो गूंगी पढ़ाई की बजाय एक एक्सट्रोवर्ट, बहिर्मुखी होना चाहिए कि आप डिस्कस भी करो, आप अपने ऊपर सोचो, प्रैक्टिकली सोचो, फैक्ट में न फंसो, और उस तरह से अगर आगे बढ़ोगे तो डेफिनेटली इस पोर्शन में आप बहुत अच्छा करोगे। इस पोर्शन में हम आपकी मदद संस्थान ये करेगा कि हमारा पूरा प्रयास है कि शिक्षण विधियां हम आपको निरंतर पढ़ाते रहेंगे। सामाजिक की, पर्यावरण की तो मैं स्वयं पढ़ाऊंगा। हमारा प्रयास साइंस की शिक्षण विधियां और भाषाओं की विधियों पे भी रहेगा। मैं वादा नहीं कर रहा हूं, हमारा प्रयास रहेगा कि आपको ये भी करवाएंगे। और मनोविज्ञान का भी हमारा प्रयास रहेगा। तो हमारा प्रयास जरूर रहेगा इस क्षेत्र की ओर कि आपकी थोड़ी हेल्प कर लो। लेकिन कुछ क्लासेस देकर आपकी अप्रोच जरूर हम बता देंगे कि किस तरह से शिक्षण विधियों को पढ़ना है। मेरी 2 क्लासें आई भी है, आगे भी आती रहेगी। तो इन चीज़ों का स्पेशली ध्यान रखना, और ये आप L1 L2 जिस भी वर्ग के हो आपको इसको फॉलो करना चाहिए। अब जहाँ तक किताबों की बात है तो मनोविज्ञान में मैंने बता दिया, दीप सिंह जी की किताब अच्छी किताब है, मंगल की किताब भी बढ़िया है। और मैंने वंदना जादून की भी एक बार किताब पढ़ी थी, लेकिन रीड के लिए वो पर्याप्त नहीं लगी मुझे, तो मनोविज्ञान के लिए ठीक है। इसके अलावा शिक्षण विधियों के लिए इसकी कोई ऑथेंटिक किताब आती नहीं है, पहली चीज़ तो ये। सामाजिक की जहाँ तक बात है तो अमीरचंद जैन की किताब काफ़ी अच्छी किताब है। और हिंदी शिक्षण के लिए मुझे निरंजन कुमार सिंह की किताब काफ़ी अच्छी लगी थी। निरंजन कुमार सिंह ये भी हिंदी ग्रंथ अकादमी की है, हिंदी ग्रंथ अकादमी। और सामाजिक के लिए मुझे अमीरचंद जैन की किताब अच्छी लगी। इसके अलावा साइंस और गणित वालों का मुझे पता नहीं है, बेहतर यही होगा कि कोई भी गाइड लेके भी आप उनको पढ़ सकते हैं। 2 ऑथेंटिक किताबें आती है मेरी नज़र में। बाकी जितनी भी शिक्षण विधियां हैं, पर्यावरण हो वगैरह हो, आप कोई भी गाइड लेके बेहतरीन तरीके से उसको तैयार कर लो। अब सुबह का ये 3-4 घंटे बीत जाने के बाद में, जैसे सुबह 6-7 बजे उठ के आप काम करते हो तो 10-11-12 बजे तक आप इस सारी सिस्टम से फ्री हो जाओगे। अब उसके बाद रेस्ट करके फिर आता है आपका विषय। अगर आप L2 के हैं तो साइंस मैथ आएगा साइंस वालों के लिए। सामाजिक के लिए सामाजिक की 12 यूनिट आएगी। 12 यूनिट में से 2 यूनिट तो ऊपर निकल जाएगी, 10 यूनिट बचेगी। और अगर आप पर्यावरण के हैं तो आपके पर्यावरण मतलब L1 के हैं तो आपके पर्यावरण और गणित यहाँ पे आ जाएगा। तो कहने का मतलब ये कि जो विषय है इसको आप दोपहर के बाद, या यूँ कहिए कि सायंकाल में इसको आप समय दो, क्योंकि इस समय दिमाग थका हुआ भी होता है। आप इसको सायंकालीन नींद लेके एक बार उठ जाओ आराम से, और शाम को 3-4 बजे वापस पढ़ाई करने बैठ जाओ। तो शाम को 3-4 बजे से लेके शाम को 7-8 बजे तक करीबन आप 3-4 घंटे इसके लिए निकाल लो। अब इसमें आपको क्या करना है, इसमें आपको अपना विषय तैयार करना है। अब आप विषय तैयार कर सकते हो आराम से 3-4 घंटे में। अब आप साइंस के हैं तो उस हिसाब से सेट करो कि 10 यूनिट आप पूरी कर लो। अगर आप SST के हैं तो 10 यूनिट तैयार कर लो। अगर आप L1 के हैं तो आप पर्यावरण इतना ज़्यादा महत्वपूर्ण रोल नहीं निभा रहा है, आप गणित पढ़िए इस समय आराम से। गणित के साथ में पर्यावरण का 1-2 टॉपिक पढ़ते रहिए। पर्यावरण में क्या क्या पढ़ना है मैं आगे आपको बता रहा हूँ कि पर्यावरण हमारे लिए कौन कौन से टॉपिक ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो सायंकाल में आप अपना विषय देखिए। अब देखो, विषय में जहाँ तक बात है तो विषय में जहाँ तक सामाजिक की बात है, मैं सभी की बात करूँ, SST की बात है तो SST में सभी विद्यार्थियों को मैं कहूँगा कि 6ठी से लेकर 10वीं तक की जो माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की RBSC की किताबें हैं, राजस्थान बोर्ड फॉर सेकेंडरी एजुकेशन, RBSC की जो पुरानी किताब है, पुरानी का मतलब ये हुआ कि अभी तो NCERT लागू हो गई है। NCERT से पहले हमारी जो किताबें चल रही थी पिछले सत्र में, ये 6ठी से 10वीं तक तैयार कर लो। और इसके अलावा आप अगर पैनोरमा की गाइड पढ़ लेते हो तो बेहतर है। बस इन 2 के अलावा कुछ भी नहीं पढ़ना है। ये मैं क्यों बता रहा हूँ पैनोरमा इसलिए बता रहा हूँ कि कुछ ऐसे टॉपिक है इनमें SST में जो इन 6ठी से 10वीं नहीं मिलते, तो वो आप यहाँ पढ़ लो। तो कहने का मतलब ये कि यही पढ़ लो। अभी आप अगर NCERT पढ़ी है तो आप NCERT पढ़ सकते हो, नुकसान नहीं है। लेकिन यहाँ पर मैं आपकी सहायतार्थ ये कर सकता हूँ कि आप अपने स्तर पर ये अच्छे से करिए। NCERT मैं आपके शुरू कर रहा हूँ कल से ही, NCERT साथ में चलती रहेगी। आप NCERT के भी नोट्स बना सकते हैं। लेकिन अगर आप सोच रहे हो कि हमने ये कर लिया अब इसको छोड़ के ये करें, ऐसा मत करिए। आपने ये पढ़ा, इसके ऊपर विश्वास कीजिए, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। और साथ में अभी मैं NCERT पढ़ाऊँ उसको पढ़ लीजिए, किताबें पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इसके अलावा इसको पढ़ना है। ये NCERT वैकल्पिक है, अगर आप पढ़ सकते हो तो पढ़िए, आपका नॉलेज एनरिच होगा, नुकसान नहीं है। और आप किताबें मत लाइए NCERT की, अब मैं पढ़ाऊँगा उसको साथ साथ में आप आराम से पढ़ते रहिए, ज़रूरत नहीं है।
ये जरूर कर लेना, ये दोनों चीज़ें आप कर लेना। ये सामाजिक वालों के लिए। जो साइंस के विद्यार्थी हैं उनको, उनके बारे में मुझे इतनी ज़्यादा जानकारी नहीं है, फिर भी मेरा अनुमान ये है कि वर्तमान में जो भी एनसीईआरटी की किताबें हैं, अगर आपने एनसीईआरटी पढ़ी है तो एनसीईआरटी, या बोर्ड पढ़ी है तो बोर्ड, क्योंकि साइंस का सिलेबस ज़्यादा डिफरेंट नहीं है, तो उससे आप छठी से लेकर 10th तक का, या हो सकता है तो 12th तक का आप मैथ, बायो, फिजिक्स, केमिस्ट्री जो भी है वो सारी प्रिपेयर कर लोगे तो आपका इसमें ये हो जाएगा। और तीसरा आपके अगर बात करें पर्यावरण की, पर्यावरण के अंदर शिक्षण विधियों को छोड़ के, शिक्षण विधि तो पूरी पढ़नी है, पर्यावरण के अंदर आपको मेजर टॉपिक देखने हैं, क्योंकि इतने सारे 65 टॉपिक है, सवाल 15 आते हैं वहाँ से। तो आपको क्या क्या देखना है मैं आपको बेसिक चीज़ें बता देता हूँ। एक तो आप जलवायु वाला पाठ अच्छे से तैयार कर लो, जलवायु राजस्थान वगैरह की सारी आ जाएगी। इसके अलावा जैव विविधता का पाठ बढ़िया तरीके से तैयार कर लो, यहाँ से आपके 4 से 5 क्वेश्चन आ जाते हैं। जैव विविधता के अंदर जितने भी राष्ट्रीय जीव, वन्य जीव अभ्यारण्य है, चाहे वो जैव विविधता क्षेत्र है, चाहे आर्द्र भूमि क्षेत्र हो, चाहे वो आपके राष्ट्रीय राज्य पशु वगैरह वो हो, ये जैव विविधता का टॉपिक बढ़िया तरीके से तैयार कर लो। इसके अलावा राजस्थान के उद्योग वगैरह ये तैयार कर लो। इससे क्या होगा, राजस्थान का एक उद्योग वगैरह का सवाल आ जाता है। इसके अलावा आपको क्या करना है, एक उपभोक्ता जागृति का पाठ बढ़िया तरीके से देख लो, यहाँ से एक क्वेश्चन हर बार ही आ रहा है। इसके अलावा आप सहकारी समिति वाला पाठ कर लो, यहाँ से भी एक सवाल छोटा सा बन जाता है, सहकारी समितियाँ, सहकारी समिति वाला पाठ कर लो। इसके अलावा राजस्थान इतिहास संस्कृति की 2 यूनिट है वो पढ़ लो आप, राजस्थान वाली, ये बेहतर रहेगी। इसके अलावा आप 6ठी से 8वीं तक की साइंस पढ़ लो, विज्ञान ये पढ़ लोगे तो 5 क्वेश्चन साइंस के आ जाते हैं। अब देखिए 5 क्वेश्चन साइंस के आते हैं, 5 प्रश्न जैव विविधता से आते हैं, 10 तो हो गए ये, फिर 1 15 क्वेश्चन हो जाते हैं। तो कहने का मतलब ये है कि जलवायु कर लो, जैव विविधता कर लो, उद्योग कर लो, उपभोक्ता जागृति देख लो, सहकारी समितियां और मरुस्थलीकरण, थोड़ा सा आप प्रदूषण, पर्यावरण प्रदूषण जो है ये भी देख लो। अब ये टॉपिक इतने कर लोगे तो आपको ये जो आवास है, संस्कृतियां हैं, और अगर सामाजिक बुराइयां थोड़ी सी देख सकते हो तो वो भी आप देख लेना। बाकी अधिकांश टॉपिक जितने भी है, जो सफाई कर्मी, गाड़े वाले, कोई सब्जी वाले, ये जितने भी आवास निर्माण सामग्री, भारत के कपड़े, आवास, ये सारे टॉपिक आप छोड़िए, फालतू कचरे में फंसना मत। बेहतर यही होगा कि आप ये टॉपिक जो है, इन टॉपिक को अच्छे से तैयार कर लो। पर्यावरण, और ये किससे करने, आप किसी भी गाइड से भी कर सकते हो, आप लक्ष्य से भी कर सकते हो। मेरा यहाँ पे प्रयास रहेगा L1 वालों के लिए कि मैं आपको इसमें से मोस्टली टॉपिक, जैसी पर्यावरण की शिक्षण विधियां पूरी होगी, ये टॉपिक मैं सारे आपको करवा दूंगा। ये भी आज से शुरू कर दिया, ये भी मैं करवाऊंगा आपको। आप साथ में कोई भी गाइड देख लीजिए, लेकिन जैसे ही मैं पढ़ाऊंगा तब आपके ये टॉपिक मैं अच्छे से आपको बता दूंगा। तो अब देखिए मैं वापस आ रहा हूँ इस पॉइंट पे। तो सायंकाल में आप 3 घंटे अपना विषय देख लीजिए। विषय में मैंने बता दिया कि एसएसटी में क्या करना है, साइंस में क्या करना है, और आपको अगर आप L1 के हो तो पर्यावरण में क्या करना है। उसके बाद आती है भाषाएं। 2 भाषाएं आपको लेनी होती है, 2 भाषाएं लेनी होती है। एक भाषा तो आपकी मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन होगी, मतलब ये होगा कि आपका जो स्नातक के अंदर जो मीडियम रहा है, जैसे मेरा हिंदी मीडियम था तो पहली भाषा मेरी होगी हिंदी, और दूसरी भाषा मेरी जो भी पसंद की है वो मैं लूंगा। मुझे अगर हिंदी अच्छी भी लग रही है तो भी मैं दूसरी भाषा हिंदी नहीं ले सकता, क्योंकि 2 भाषा नहीं ले सकते आप। दूसरी भाषा मैं संस्कृत भी रख सकता हूँ, मैं इंग्लिश भी रख सकता हूँ, मैं पंजाबी भी रख सकता हूँ, मैं उर्दू रख सकता हूँ, सिंधी रख सकता हूँ, जो भी ऑप्शन लिस्ट में है दूसरी भाषा आप कोई भी ले सकते हो। इन भाषाओं में फिर क्या होगा, इन भाषाओं में आपकी 30 नंबर की शिक्षण विधियां आ रही है जो अपन सुबह के सेशन में कर लेंगे। अब 30 नंबर की ग्रामर का पोर्शन बचता है, तो मैं आपको सजेशन यही दूंगा कि आप क्या करोगे, शाम रात में, अब देखो रात को जब आप पढ़ते हो, रात को जब आप 11-12 बजे या 10-11 बजे पढ़ोगे 1-2 घंटे, तो इन 1-2 घंटों में आप क्या करोगे, अपने इन 2 जो लैंग्वेज है इसकी ग्रामर को आप बढ़िया तरीके से पढ़ सकते हो। आप ग्रामर में कौन कौन सी, अगर आप हिंदी है तो आप हिंदी की ग्रामर ले लो, अगर आपके संस्कृत या इंग्लिश है तो उसकी ग्रामर ले लो, और आप क्या करोगे, डेली 1-2 घंटे हिंदी की पढ़ ली, हिंदी पूरी होती है फिर संस्कृत शुरू करो, संस्कृत पूरी होती है फिर वापस हिंदी करो। तो इस प्रकार से आप उसको रोटेशन में चलने दो, जिससे क्या होगा कि दोनों भाषाएं भी आपकी अच्छी हो जाएगी। भाषाएं यहाँ शाम को अच्छी हो जाएगी, सुबह आप विधियां पढ़ लोगे, तो मतलब ये हुआ कि आप डेली 150 के सिलेबस को लेके आगे बढ़ रहे हो, और यह सिलेबस निश्चित रूप से आपको फायदा देगा। तो ये सारी चीजें थी, उम्मीद कर रहा हूं अब आप 6 दिन तक आराम से पढ़िए। जब भी थक जाते हो तो रेस्ट करिए, ऐसा कुछ भी नहीं है, खुद को टॉर्चर करते हुए नहीं पढ़ना है। हमेशा जब भी पढ़ते हो आनंद लेके पढ़िए, अच्छे से पढ़िए, कि
और सबसे महत्वपूर्ण बात, ये जब भी काम करते हो तो इसका प्रचार मत करो, ये काम ही करो, क्योंकि आप अगर इसका प्रचार करोगे तो निश्चित रूप से आपके ऊपर दबाव बनेगा और आप काम नहीं कर पाओगे। जनरली मैंने देखा है कि स्टूडेंट प्रचार बहुत ज्यादा करता है और पढ़ाई कम करता है। तो कोशिश ये कीजिए कि पढ़ाई कीजिए, उसका प्रचार ना कीजिए, रात दिन एक कर दीजिए, अपने आप को गायब कर दीजिए, कम चुनिंदा लोगों को फॉलो कीजिए, बाकी सारों को हटा दीजिए मस्तिष्क से, मन से, फेसबुक से, फोन से, और पूरा ध्यान अपना उस रीड के ऊपर लगाइए। कभी न कभी एग्जाम जरूर होगा, चाहे फरवरी में हो, चाहे मार्च में हो, चाहे जून में हो, कभी न कभी होगा। और जब आपका पीटीईटी और प्री बीएसटीसी एग्जाम हुआ था तब आपने एक ही चीज सोची थी कि हमारा बीएड और बीएसटीसी जैसे ही हो जाएगा, रीट आएगी, हम ये करेंगे, हम वो करेंगे। जब अब विद्यार्थियों वो मौका आया है तब आप इतने अगंभीर कैसे हो सकते हो? क्यों इन फालतू प्रश्नों में उलझे हो कि एग्जाम कब होगा? मेरी एक बात याद रखना विद्यार्थियों, कभी न कभी होगा। आप अपने रजिस्टर पे लिख लो, भले आज हो चाहे कल हो, और आपके इस प्रश्न पूछने से एग्जाम की डेट तय नहीं होगी। मैं आपको और कह देता हूँ, आप जितना समय खराब करोगे सिर्फ और सिर्फ आपको नुकसान। इसके अलावा इन सारे प्रश्नों में फंसने की बजाय इस रणनीति को फॉलो कीजिए। मैं आपको दावे के साथ कह सकता हूं, अगर आप इस रणनीति को 1 महीना भी फॉलो कर लेते हो, 2 महीने फॉलो कर लेते हो, तो आपको कोई रीट से बाहर नहीं कर सकता। आप जिंदगी की पहली सीढ़ी, या यूं कहिए कि कामयाबी की पहली सीढ़ी चढ़ चुके होंगे। अगर अपना जीवन, मैंने कई स्टूडेंट देखे हैं जो 10-10 साल से रीट की प्रिपरेशन कर रहे हैं। अब विद्यार्थियों 10 साल अगर रीट में खपा दोगे तो जीवन के अन्य लक्ष्य कब पूरे करोगे? इसलिए कह रहा हूं कि ये फटाफट इस रीट का झंझट खत्म करो, आप तैयारी करके